लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जब मैक्स उस नए पोर्टल के अंदर चला गया था तो कोशन वेदी ने उसे बताया था कि इस नए वर्ल्ड के बारे में बहुत से लोगों को पता चल गया है, इसलिए बहुत से क्लैंस के लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद हमने कई यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर लेवल और वर्ल्ड लेवल के प्रैक्टिशनर्स को देखा था जो उस वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन मार्शल यूनिवर्स अलायंस के कारण वो लोग अंदर नहीं जा पाते। लेकिन तभी उन्हें मिंग यू ने एक प्लान बताया था, जिसके बाद मिंग यू ने मैक्स को वर्चुअल यूनिवर्स में बुला लिया था, जहां उसने मैक्स को बताया था कि इस वर्ल्ड में जल्द ही 2 मिलियन प्रैक्टिशनर्स एंटर करने वाले हैं, क्योंकि सभी क्लैंस के लोग उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। तो ये सुन के मैक्स थोड़ा घबरा गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स मिंग यू से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पे मिंग यू उससे कहता है कि तुम्हारे सर्वाइवल का चांस बस एक ही बात पे डिपेंड है कि तुम बाकी लोगों से पहले उस नए वर्ल्ड की कोर में पहुंच जाओ। जिसके बाद 3x माउंटेन का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन दे पाऊंगा, जिससे तुम सेफली इस टेस्ट से बाहर निकल पाओ। लेकिन तुम्हें जो भी ट्रेजर उस कोर में मिलेंगे वो मेरे हो जाएंगे। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आने के बाद ये सब बात दोनों मास्टर्स और बाकी लोगों को बताकर उनसे कहता है कि गाया की बाइलॉन्ग सिटी वाली टीम का सपोर्ट मिलना अभी हमारे लिए कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर गाया अपने टीममेट्स को मनाने में फेल हो गई तो हम अकेले रह जाएंगे, इसलिए हमें ये फैसला लेना ही पड़ा। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, भले ही ट्रेजर इम्पोर्टेंट है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर सभी पृथ्वीवासी डिपेंडेंट है, इसलिए हम अपनी जान को खतरे में डाल के उनकी मुश्किलें और नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद मास्टर ली शैंग पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के मैक्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द सबसे पहले उस कोर में पहुंचना होगा, पर हमें साथ साथ सावधानी भी बरतनी होगी। अब वो लोग उस कोर की तरफ चले जाते हैं। इस तरफ हम उस टेस्ट के एंट्रेंस गेट के बाहर का नजारा देखते हैं, जहां लगातार अलग अलग क्लैंस की शिप्स आते जा रही थी, जिन्हें देखकर जी क्वीन सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर वॉर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस तरफ मैक्स बाकी लोगों से कहता है कि हम जल्द ही कोर एरिया में पहुंच जाएंगे, पर उसी वक्त बबाता मैक्स से बोलती है कि हमारे आसपास बहुत सारे एनिमीज हैं। तो मैक्स ये जान के आसपास की जगह स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि 3 ग्रुप्स उनकी ओर तेजी से आ रहे हैं। तो ये सुन के मैक्स बाकियों के साथ अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसके बाद वो एक जंगल को देखकर अपने साथियों के साथ वहां छुप जाता है। लेकिन वो तीनों ग्रुप उसी जंगल में पहुंच जाते हैं, जिनका लीडर और कोई नहीं बल्कि बाईहू हॉल वाला बंदा ही था, जिसके नए साथी अब इस वर्ल्ड में आ गए थे और अब वो उनके साथ मिलके मैक्स को मारने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन जंगल में फॉग होने की वजह से वो लोग मैक्स और बाकियों को नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो लीडर कहता है कि मैक्स, जब तक तुम इस नए वर्ल्ड में हो तब तक मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिस बारे में बबाता मैक्स को बता देती है। तो वो लोग फिर से ये जानने के बाद कोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां जाते हुए मास्टर ली शैंग बोलते हैं कि पिछले 6 दिनों में हम पर 21 बार अटैक हुआ है। थोड़े समय बाद वो लोग कोर एरिया के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा मेंशन था। तो मैक्स अपने साथियों के साथ उस तरफ जाने लगता है। जहां जाते हुए वो लोग देखते हैं कि कोर एरिया में तो पहले से ही बहुत सारे क्लैंस की शिप्स हैं। उसी वक्त मैक्स को बाइलॉन्ग सिटी की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि बाइलॉन्ग सिटी भी इसी कोर एरिया में है और इस वक्त मेंबर्स को रिक्रूट कर रही है। तो ये जान के मास्टर ली शैंग कहते हैं कि सब क्लैंस जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मास्टर हॉन्ग भी कहते हैं कि बाकी क्लैंस तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 3x माउंटेन से कोई भी नहीं है। तो ये बात मैक्स को भी अजीब लगती है, क्योंकि मिंग यू ने उससे कहा था कि कोर एरिया में पहुँचने के बाद वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसी वक्त मैक्स को गाया का वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि मैंने अपनी टीम से बात कर ली है और वो तुम लोगों को साथ में लेने के लिए तैयार है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही वो उससे पूछता है कि हमें अभी अभी कई क्लैन से रिक्रूटमेंट का मैसेज आया है, लेकिन उनमें 3x माउंटेन का मैसेज नहीं था। साथ ही यहाँ पर 3x माउंटेन से कोई नहीं है। इस पे गाया उन सबको बताती है कि 3x माउंटेन इतनी आसानी से बिगिनर्स को ट्रेन नहीं करता, इसलिए उनके पास बस 2 लाख ही स्टार लेवल के वॉरियर्स हैं, जिन्हें यहाँ पहुँचने में टाइम लग सकता है। इसलिए जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते तब तक तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो।
इस पे मैक्स उससे कहता है कि हमें पहले तुम्हारी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए हमने 3x माउंटेन को ज्वाइन कर लिया था। ये सुन के गाया उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, पर जब तक वो लोग नहीं आ जाते तब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी और बाइलॉन्ग सिटी की भी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। तो गाया मैक्स को बाइलॉन्ग सिटी की शिप पे आने को कह के कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो सब बाइलॉन्ग सिटी की शिप की तरफ जाने लगते हैं, जहां उस जगह पर पहुंचने के बाद गाया उन्हें मिल जाती है, जो उन सबको बताती है कि इस वर्ल्ड को काबू नाम के एक वॉरियर ने बनाया था, जो कई लाख साल पहले मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसने उस पैलेस के अंदर कई सारे ट्रेजर स्टोर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्लैंस है वो सब उस पैलेस की तरफ जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई ट्रैप हो सकता है। इसके बाद वो उन सबको बताती है कि तुम लोग बाइलॉन्ग सिटी के 18th ग्रुप में शामिल हो गए। तभी मैक्स वहाँ पे कई वॉरियर्स को देखता है जो सब ह्यूमंस की तरह दिख रहे थे। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि ये लोग ह्यूमंस ही है, पर तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में कई तरह के ह्यूमंस पाए जाते हैं जिनका इवोल्यूशन कई लाख सालों में होता रहता है। इसलिए मैंने उन ह्यूमंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिनमें से पहले होते हैं सुपर गॉड ह्यूमंस, जो यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को इवॉल्व करते हैं। साथ ही इन लोगों की बॉडी काफी स्ट्रांग होती है और ये लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। इसके बाद आते हैं मिंग्यू जैसे लोग, जो रोबोट्स ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ऐसे ह्यूमंस अपनी बॉडी को रोबोट में बदलकर अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, जिससे इनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं जेनेटिक ह्यूमंस, जो मॉन्स्टर के जीन्स को अपने अंदर इंजेक्ट करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं। और लास्ट में होते हैं वेरिएंट ह्यूमंस, जिनके खुद के डीएनए में चेंजेस होने की वजह से वो लोग इवॉल्व करते हैं। इसके बाद बबाता उन सबको बताती है कि अभी यहाँ पर जो भी ह्यूमंस है वो सब रोबोट कैटेगरी के हैं। उसी वक्त उन लोगों के ऊपर 9 प्रिंसेस की टीम आ जाती है, जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, साथ ही उनके पास वेपन्स भी थे। अब 9 प्रिंसेस बाइलॉन्ग सिटी और बाकी क्लैंस के लोगों से कहती है कि आज जो भी मेरी टीम और ट्रेजर्स के बीच आएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि इस पैलेस पर मेरी टीम का कब्जा है, जिसके कारण तुम लोगों में से कोई भी पैलेस के पास नहीं जा सकता। इधर ये सुन के बाकी क्लैंस के लोग और बाइलॉन्ग सिटी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मैक्स गाया से पूछता है कि ये 9 प्रिंसेस एक साथ सभी क्लैन से पंगा क्यों ले रही है, इसे किस बात का कॉन्फिडेंस है। उसी वक्त बाइलॉन्ग सिटी का एक टीम मेंबर उस 9 प्रिंसेस से चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम वो सारे ट्रेजर्स खुद ही रखना चाहती हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुन के 9 प्रिंसेस का वो कैप्टन अपनी गन से उस वॉरियर समेत उसके पीछे खड़े सभी वॉरियर्स को एक ही सेकंड में राख बना देता है, जिसे देखकर मैक्स समेत बाकी सभी लोग हैरान थे। इधर 9 प्रिंसेस के टीममेट्स उन लोगों के चेहरे देखकर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ गाया उस कैप्टन को देखकर अचानक से गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसी ने हुक को मारा था। लेकिन मैक्स और दोनों मास्टर जल्दी से गाया का मुंह बंद करा के उसे चुप करा देते हैं, क्योंकि इस वक्त वो कैप्टन बहुत ज्यादा ताकतवर था और उन लोगों को आसानी से मार सकता था। इस तरफ वो 9 प्रिंसेस उन सब से कहती है कि जिस वेपन को अभी मेरे कैप्टन ने चलाया है वो C2 लेवल का लेजर वेपन है, जिससे एक यूनिवर्स लेवल स्टेज 2 के वॉरियर को भी मारा जा सकता है, और तुम तो बस सिर्फ स्टार लेवल पर हो, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा जैसा उन वॉरियर्स का हुआ है जो राख बन चुके हैं। और अगर अभी भी किसी को कुछ कहना है तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास और भी वेपन्स है। तो ये सुन के सभी क्लैंस के लोगों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लोग इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर गाया मुंह बंद करके रो रही थी और मैक्स उसे संभाल रहा था। दूसरी तरफ वो 9 प्रिंसेस अपनी टीम के साथ पैलेस के बाहर आ जाती है और अपने 2 सर्वेंट्स को उस पैलेस का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लेकिन दरवाजा खोलते ही उस पैलेस से एक थंडर टेंटिकल निकलता है, जो उन दोनों सर्वेंट्स को जान से मार के वापस अंदर चला जाता है, जिसे देखकर 9 प्रिंसेस हैरान थी। उसी वक्त उस पूरे वर्ल्ड में उन सबको किसी पर्सन की आवाज आती है, जो कह रहा था कि मेरी परमिशन के बिना पैलेस में किसने घुसने की हिम्मत करी। तभी पैलेस के पीछे बने पोर्टल से वो पर्सन बाहर आ जाता है, जो साइज में बहुत ही बड़ा था। तो 9 प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पे वो पर्सन उन सबको बताता है कि मैं मास्टर काबू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ और तुम मुझे मिस्टर वू बुला सकते हो। इधर बबाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन के खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी एक पावरफुल AI थी।
इधर मिस्टर वू उन सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ मेरे मास्टर के ट्रेजर के लिए ही आए हो ना। इसके बाद वो उन सबको उस पैलेस के अंदर रखे ट्रेजर्स की लिस्ट दिखाता है जिनमें बहुत खास खास ट्रेजर्स थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी 9 प्रिंसेस की नजर पहले नंबर वाले ट्रेजर पर जाती है जो कि एक क्रिस्टल बॉल थी। साथ ही उस क्रिस्टल बॉल के आगे उसकी वैल्यू भी लिखी थी जो कि नेचुरल ओर में थी। तो 9 प्रिंसेस मिस्टर वू से पूछती है कि इन सब ट्रेजर्स के आगे नेचुरल ओर की कीमत क्यों लिखी है। ये सुन के मिस्टर वू एक नेचुरल ओर उन सबको दिखाते हुए कहता है कि नेचुरल ओर एक यूनिक सीड है जिसके बदले तुम मुझसे ट्रेजर ले सकते हो। ये सुन के गाया कहती है कि अगर ऐसा है तो 9 प्रिंसेस अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएगी। इधर 9 प्रिंसेस भी थोड़ी निराश होने लगती है। तभी मिस्टर वू उन सबको बताता है कि मैंने इस वर्ल्ड में कई जगह और नेचुरल ओर रख रखे हैं जिन सबको कलेक्ट करके तुम्हें बस मेरे पास लाना है और तुम्हारे पास जितने भी नेचुरल ओर होंगे मैं तुम्हें उसके बदले लिस्ट वाले ट्रेजर दे दूंगा। ऊपर से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे वो नेचुरल ओर हासिल करते हो, लेकिन अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें नेचुरल ओर मुझे लाकर देना होगा। इसके बाद मिस्टर वू वापस अपने पोर्टल के अंदर चला जाता है। इधर मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि नेचुरल ओर को इस वर्ल्ड में फैलाना और उस पर कोई भी रूल अप्लाई ना करना तो बस यही दिखाता है कि मिस्टर वू हम सबको आपस में लड़वाना चाहता है। इधर 9 प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका बना बनाया प्लान खराब हो गया था। इसलिए वो वर्चुअल यूनिवर्स की मदद से अपने ग्रैंडपा के पास जाती है। तो उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके वो क्रिस्टल हासिल करना होगा क्योंकि एक बार उस क्रिस्टल की मदद से अगर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं तुम्हारे भाई से लड़ने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो 9 प्रिंसेस ये सुन के वापस से खुश होते हुए उस वर्ल्ड में चली जाती है और उस कैप्टन से कहती है कि हमारी टीम इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम इस वर्ल्ड की हर जगह को घेर सके, इसलिए तुम 300 लोगों को लेकर नॉर्थ की तरफ जाओ जिनमें 10 लोग C2 लेजर वेपन वाले भी हो और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो तुरंत उसे मार देना। तो वो कैप्टन 300 लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर बाकी क्लैंस भी अपनी अपनी टीम को लेकर उन नेचुरल ओर्स को कलेक्ट करने निकल जाते हैं। इस तरफ मैक्स दोनों मास्टर से कहता है कि मैंने मिस्टर वू की लिस्ट में D6 लेवल का बॉम्ब देखा था जो कि एक डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर को मार सकता है, इसलिए हम उसकी मदद से नॉलेंसन को खत्म कर सकते हैं। तभी बबाता उन सबसे कहती है कि तुम लोग बड़े बेवकूफ हो, D6 बॉम्ब को नॉलेंसन पर इस्तेमाल करना यूजलेस बात है क्योंकि जब यूनिवर्स क्रिस्टल ढूंढ रहे थे तब मैंने कुछ नेचुरल ओर्स को भी डिटेक्ट करा था, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो काम के नहीं हैं। पर अब हम उन ओर्स को ढूंढ के सबसे पहले फ्रूट ऑफ लाइफ ट्रेजर हासिल कर सकते हैं जिसकी एनर्जी बहुत ही प्योर होती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी। पर मैक्स का क्लाउड रटन उसकी मदद से यूनिवर्स लेवल पर पहुंच सकता है। ये सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी बबाता उन सबसे कहती है कि क्लाउड रटन को यूनिवर्स लेवल पर पहुंचाने के बाद हम और भी ओर्स जल्दी जल्दी कलेक्ट कर पाएंगे और भले ही दूसरी बारी में हमें नॉलेंसन को मारने का कोई ट्रेजर ना मिले पर हम उस ट्रेजर को बाहर सेल करके उसकी अच्छी कीमत ले सकते हैं जिसकी मदद से हम नॉलेंसन को मारने का कोई वेपन खरीद पाएंगे। तो ये सुन के वो तीनों इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद बाइलोंग सिटी की टीम भी नेचुरल ओर ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बबाता मैक्स और दोनों मास्टर से कहती है कि तुम इन लोगों के साथ चलते रहो और मौका आने पर इनसे अलग होकर मेरी लोकेशन पर पहुंच जाना। इस तरफ हम मिंग यू और उसके सीनियर को देखते हैं जहां मिंग यू अपने सीनियर को बताता है कि इस समय पर 9 प्रिंसेस की टीम ईस्टर्न इलाके को देख रही है और बाकी टीम बाकी जगहों को देख रही है। तो ये सुन के वो सीनियर मिंग यू से कहता है कि अब समय आ गया है हमारी टीम का इस वर्ल्ड में एंटर करने का, इसलिए तुम 9 प्रिंसेस की टीम की लोकेशन ट्रैक करते रहो। इधर हम मिस्टर वू को देखते हैं जो इतने सारे वॉरियर्स को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ कई हजार सालों से कोई वॉर नहीं हुई थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।